हेलो फ्रेंड्स, मैं राजकुमार स्वागत करता हूं आपका एग्जाम मस्ती में। दोस्तों, इस बार हम जानेंगे सूर्यवंश के बारे में, द्वितीय में अफ़गान वंश। इससे पहले वाला वीडियो हम जाने थे हुमायूं के बारे में। तो इस वीडियो में हमको जानना है सूर्यवंश के बारे में, शेरशाह सूरी के बारे में जानना है कि शेरशाह सूरी आता है, अपने शासनकाल में क्या करता है और किस तरह से अपना शासनकाल, अपने साम्राज्य का विस्तार करता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो इससे पहले हम समझे थे हुमायूं के बारे में कि हुमायूं किस तरह से भारत छोड़ के जाता है, इसका निष्कासित जीवन क्या रहता है। इसके हुमायूं के काल में हम पढ़े थे, हुमायूं के समय में हम जाने थे। फ्रेंड्स, एक बात है कि लोग कमियां निकालते रहते हैं हमेशा एक दूसरे में कि उसमें यह कमी है। सफलता लोगों की कभी कमी नहीं निकाल जाती, तो लोग कमियां निकालते रहते हैं। मैं खामोशी से सफलता के रास्ते पर चल पड़ा, यानी कि जब तक अगर आप सफल हो जाते हैं तो आप पे कभी कमियां नहीं निकाली जाएगी। इसलिए खामोशी से कमियां निकालने दीजिए अगले आदमी को, लेकिन आप खामोशी से अपने सफलता के रास्ते पर चलते रहिए, क्योंकि सफल आदमी की कभी कोई कमियां नहीं निकालता। इसलिए सफल बनिए और सफल होइए। आइए हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं शेरशाह सूरी के बारे में, सूर्यवंश के बारे में, द्वितीय अफ़गान वंश। तो द्वितीय अफ़गान वंश सूर्यवंश, जिसे द्वितीय अफ़गान वंश कहा जाता है। द्वितीय अफ़गान वंश, इससे पहले एक अफ़गान वंश और आया था, और वह अफ़गान वंश कौन था? तो लोदी वंश। लोदी वंश जो प्रथम अफ़गान वंश था। लोदी वंश क्या था? प्रथम अफ़गान वंश था। और सूर्यवंश जो द्वितीय अफ़गान वंश। तो कभी कभी क्वेश्चन बनता है कि प्रथम अफ़गान वंश कौन था? तो प्रथम अफ़गान वंश लोदी वंश था। कौन था? लोदी वंश प्रथम अफ़गान वंश था। और द्वितीय अफ़गान वंश कौन है? तो द्वितीय अफ़गान वंश सूर्यवंश, जो शेरशाह सूरी से स्टार्ट होता है। और शेरशाह सूरी, जिसके सूर्यवंश का संस्थापक, द्वितीय अफ़गान वंश का संस्थापक कौन था? शेरशाह सूरी था। तो शेरशाह सूरी द्वितीय अफ़गान वंश का संस्थापक, जिसने द्वितीय सूर्यवंश की स्थापना की थी। इसका काल 1540 से 1545 तक रहता है। मात्र 1540 से 1545, मात्र 5 साल के लिए यह शासन करता है, और इसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। तो हम इसके बारे में, इसके काल के बारे में हम जन्म से इसके जानेंगे कि यह शुरू से क्या क्या करता है, किस तरह से अपने साम्राज्य का विस्तार करता है, और क्या इसका जीवन क्या रहता है, किस तरह से अपना जीवन बिताता है, और किस तरह से ये हुमायूं से युद्ध करता है। तो हम शुरू से इसके बारे में जानेंगे। तो जब इसका जन्म हुआ था 1472 में, शेरशाह सूरी का जन्म कब होता है? 1472 में इसका जन्म होता है। पंजाब के बजवाड़ा होशियारपुर में इसका जन्म होता है। कहाँ? पंजाब के बजवाड़ा होशियारपुर में इसका जन्म होता है। और जब इसका जन्म होता है उस समय दिल्ली सल्तनत पर लोदी वंश का शासन रहता है, और उस समय सिकंदर लोदी का शासन रहता है। किसका? सिकंदर लोदी का शासन रहता है। सिकंदर लोदी कौन? इब्राहिम लोदी के पिता सिकंदर लोदी, जो इब्राहिम लोदी के पिता थे। तो लोदी वंश का शासन रहता है इसके जन्म के समय। और इसके बचपन का नाम क्या था? फरीद खां। फरीद खां इसके बचपन का नाम रहता है। तो कभी कभी क्वेश्चन बनता है कि जब सूर्यवंश की जब शेरशाह सूरी का जन्म हुआ था उस समय दिल्ली सल्तनत पर किस वंश का शासन था? तो उस समय लोदी वंश का शासन था। और उसमें कौन थे? तो सिकंदर लोदी दिल्ली सल्तनत पे थे। तो 1472 में इसका जन्म हुआ था। और इसके बचपन का नाम, इसका मूल नाम, बोलते हैं कि इसका मूल नाम क्या था शेरशाह सूरी का, या उसके बचपन का नाम क्या था? तो उसका फरीद खां बचपन का नाम, मूल नाम था। ठीक है। इसके बाद इसके पिता का नाम क्या था? तो पिता का नाम हसन खां। हसन खां जो बिहार जौनपुर राज्य के सासाराम कहाँ है? तो सासाराम बिहार में है। तो बिहार जौनपुर राज्य के अंतर्गत एक सासाराम पड़ता है। सासाराम आप जानते होंगे, नाम सुने होंगे सासाराम के बारे में। तो बिहार जौनपुर के अंतर्गत सासाराम के जमींदार थे, जागीरदार जमींदार, जो जमींदार कहते हैं, जो बड़े भूभागियों पर अधिकार रखते हैं, जमींदार होते थे पहले। जमींदार थे किनके? कौन? हसन खां। हसन खां तो जो थे जमाल खां के नेतृत्व में कार्य करते थे। किसके नेतृत्व में? जमाल खां के नेतृत्व में कार्य करते थे। और सासाराम के जागीरदार थे। ये याद रखिएगा कि कहाँ के जागीरदार थे। क्वेश्चन बनता है कभी कभी कि हसन खां कहाँ के जागीरदार थे? तो हसन खां सासाराम के जागीरदार थे, बिहार सासाराम। शेरशाह सूरी के दादा का नाम इब्राहिम सूर था। क्या था? इब्राहिम सूर इसके दादा का नाम था। और इसके दादा जो थे घोड़े के व्यापारी थे। क्या थे? घोड़े के व्यापारी थे। पिता जागीरदार थे, जमींदार थे, और दादा घोड़े के व्यापारी थे। शेरशाह सूरी की उपाधियां क्या क्या रहती हैं? शेरशाह सूरी कौन कौन सी उपाधि धारण करता है? इसकी उपाधियां भी बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इसके बहुत सारी उपाधियां धारण करता है, और इसकी उपाधियों से लेकर के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि शेर खां हो गया, हजरत आला हो गया, शेरशाह हो गया, हैदर द्वितीय। तो हैदर द्वितीय, ये शेर खां इसने कब धारण किया, कब इसको उपाधि मिली थी? हजरत आला इसको कब उपाधि मिली थी? शेरशाह इसको उपाधि कब मिलती है? तो इसके बारे में हमको जानना है। और हैदर द्वितीय इसको कहा जाता है अब्बास खां शेरवानी। अब्बास खां शेरवानी एक लेखक रहते हैं, कवि रहते हैं, एक इतिहासकार रहते हैं। तो अब्बास खान शेरवानी जो रहते हैं, इसको हैदर द्वितीय कह करके
उपाधि देते हैं, हैदर द्वितीय इसका नाम देते हैं किसको, शेरशाह सूरी को। तो शेरशाह सूरी को हैदर द्वितीय कौन कहता है, तो शेरशाह सूरी को हैदर द्वितीय कहता है कौन, अब्बास खान शेरवानी इसको हैदर द्वितीय कहता है। और इसको धूल में खिला फूल भी कहा जाता है, किसको, शेरशाह सूरी को। शेरशाह सूरी को धूल में खिला फूल इसलिए कहा जाता है क्योंकि शेरशाह सूरी बचपन से ही मतलब कि इधर उधर भागता था। इसको माता और पिता, यह इतना दुर्भाग्य था, इसका भाग्य इतना दुर्भाग्य था कि इसको इसके पिता से कभी प्यार नहीं मिलता और माता से भी कभी प्यार नहीं मिलता, क्योंकि इसके जो माता रहते हैं वो सौतेली रहती हैं, तो इसको अपने माता से कभी प्यार नहीं मिलता है। इसकी माता हमेशा इससे ईर्ष्या करती हैं, इससे घृणा करती हैं, इससे नफरत करती हैं, किससे, शेरशाह सूरी से। तो इसको अपने माता से कभी प्यार नहीं मिलता है और इसको पिता से भी अपने प्यार नहीं मिलता, अपने पिता से हमेशा इसको मनमुटाव रहता था। तो इसको इसलिए धूल में खिला फूल भी कहा जाता है। और किसने कहा था, तो कानूनगो एक इतिहासकार थे जिन्होंने इसको किसको, शेरशाह सूरी को धूल में खिला फूल भी कहा है। ठीक है, इसके बारे में, इसके निर्माण के बारे में जाने कि क्या क्या निर्माण करता है। तो निर्माण हम इसके शुरू में देख लेते हैं कि डाक प्रथा का प्रचलन इसी के काल में होता है। किसके काल में, शेरशाह सूरी के काल में डाक प्रथा का प्रचलन इसी काल में स्टार्ट होता है। तो क्वेश्चन बनता है कि डाक प्रथा का प्रचलन किसके काल में शुरू हुआ था, तो शेरशाह सूरी के काल में डाक प्रथा का प्रचलन हुआ था। और किसने किया था, तो शेरशाह सूरी ने डाक प्रथा का प्रचलन स्टार्ट किया था। ठीक है, उसके बाद पट्टा प्रथा, काबूलियत प्रथा। पट्टा प्रथा और काबूलियत प्रथा क्या था, काबूलियत प्रथा यानी कि जब भूमिदार से जब किसी किसान से कर लेना होता था तो किसान को कबूल करवाया जाता था, तो कबूल करवाना ही काबूलियत प्रथा थी। पट्टा प्रथा जब जमींदार किसी किसान को जमीन देता था तो वह पट्टा प्रथा थी। ठीक है, तो हालांकि ये इतना महत्वपूर्ण नहीं रखता है, लेकिन डाक प्रथा का प्रचलन किसके काल में हुआ था, ये महत्वपूर्ण है। फिर ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत। तो ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत किसने करवाई थी, सबसे महत्वपूर्ण यही है इसमें। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है, ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत शेरशाह सूरी ने करवाई थी। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। इसके बाद रोहतासगढ़ दुर्ग का निर्माण, रोहतासगढ़ किला का निर्माण। तो यह भी क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट बनता है, यह भी कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि रोहतासगढ़ किला का निर्माण किसने करवाया था। रोहतासगढ़ दुर्ग यानी कि किला का निर्माण किसने करवाया था, तो शेरशाह सूरी ने इसका निर्माण करवाया था। फिर किला कुहान मस्जिद कौन सा रहता है, तो किला कुहान मस्जिद जब दिनपन्हा का निर्माण जो करवाता है कौन, हुमायूं करवाता है दिनपन्हा का निर्माण। तो दिनपन्हा को तुड़वा करके उसके अंदर किला कुहान मस्जिद का निर्माण करवाता है, और कहाँ है, दिल्ली में। तो इसका निर्माण कौन करता है, किला कुहान का निर्माण शेरशाह सूरी करवाते हैं। ठीक है, इसके बाद शेरशाह सूरी के एक दरबारी कवि थे, कौन थे, दरबारी कवि थे मलिक मोहम्मद जयासी इसके दरबारी कवि थे शेरशाह सूरी के। तो इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने पद्मावत की रचना की थी। तो क्वेश्चन यहाँ से भी एक बन के आ रहा है कि पद्मावत की रचना किसने की थी, तो पद्मावत की रचना किसने की थी, तो मोहम्मद जयासी ने। किसने, मलिक मोहम्मद जयासी ने पद्मावत की रचना की थी। जब इसकी दूसरी बात यह है कि जब इसके पिता से अनबन रहती थी, इसके पिता से कहीं बनती नहीं थी, तो यह 22 वर्ष की अवस्था में इसके पिता से एक बार लड़ाई होती है, तो 22 वर्ष की अवस्था में ही घर छोड़कर चला जाता है। और घर छोड़ के कहाँ चला जाता है, प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र सिराज हिंद, ये याद रखिएगा, सिराज हिंद एक शिक्षा केंद्र था, प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र था उस समय में। तो सिराज हिंद जो जौनपुर में पड़ता था, तो सिराज हिंद चला जाता है और वहाँ जा करके अरबी, फारसी, गणित इसका विशेषज्ञ बन जाता है, इसका शिक्षा ग्रहण करता है और इसका एक विशेषज्ञ बन जाता है कौन, शेरशाह सूरी। इसका अच्छी तरह से ज्ञान प्राप्त करता है, किसका, अरबी, फारसी, गणित और गणित का। और वहाँ ये क्या करता है कि वहाँ गुलिस्ती, बोस्ता और सिकंदरनामा इनका भी अध्ययन करता है, कौन, शेरशाह सूरी। ऐसा कहा जाता है कि 21 वर्ष की अवस्था में, कब, 21 वर्ष की अवस्था में जब ये ज्ञान प्राप्त करके लौटता है, तो 1497 में, कब, 1497 में बहार खां लोहानी एक थे, इन्होंने अपने इसके शेरशाह सूरी और इसके पिता के बीच में, किसके पे, हसन खां के बीच में समझौता करवाया था। और उसके बाद से 1497 से 1518 तक, 1497 से 1518 तक लगभग 21 वर्षों तक अपने पिता के साथ ये भू राजस्व कार्य में प्रतिपादन करता है, यानी कि भू राजस्व के कार्य में अपने पिता का सहयोग करता है। कब तक, 21 वर्षों तक, लगभग 1497 से 1518 तक। ठीक है, इसके बाद हसन खां की मृत्यु हो जाती है, कब, 1520 में हसन खां की मृत्यु हो जाती है। और हसन खान की मृत्यु होने के बाद ये क्या, इब्राहिम लोदी, जब हसन खान की मृत्यु होती है उस समय दिल्ली पर किसका शासन रहता है, तो 1518 में ही इब्राहिम लोदी आ जाते हैं। और 1518 में जब इब्राहिम लोदी आते हैं तो 1520 में कौन रहते हैं, इब्राहिम लोदी रहते हैं। और इब्राहिम लोदी क्या करते हैं कि शेरशाह को
शेरशाह को हाजीपुर का जागीरदार, कहाँ का, हाजीपुर का जागीरदार बना देते हैं। हाजीपुर का जागीरदार यानी कि जमींदार बनाते हैं किसको, शेरशाह को। कब, इसके पिता की मृत्यु 1520 में, जब इसके पिता की मृत्यु हो जाती है तब। लेकिन जब इसको हाजीपुर का जागीरदार बनाते हैं तो जब ये हाजीपुर का जागीरदार बनता है तो इसका एक सौतेला भाई रहता है सुलेमान मिर्जा। तो इसके सौतेले भाई से इसको अनबन हो जाती है, किस लिए, जागीरदार जमींदार को लेकर के, इसके अपने पिता का वसीयत को लेकर के। और ये यहाँ से भी हाजीपुर को भी छोड़कर कहाँ चला जाता है, बहार खान लोहानी के नेतृत्व में चला जाता है। कहाँ, दक्षिण बिहार में। दक्षिण बिहार का जो सूबेदार रहते हैं कौन, बहार खान लोहानी। दक्षिण बिहार के सूबेदार रहते हैं। तो बहार खान लोहानी के नेतृत्व में चला जाता है, वहाँ जाकर के क्या करता है, नौकरी करने लगता है। लेकिन यहाँ पर एक काव्य हालांकि बोले थे, उतना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी बताता हूँ कि कौन, इब्राहिम लोदी बोलते हैं। इब्राहिम लोदी बोलते हैं कि जो अपने पिता का साथ नहीं दे सकता, अपने पिता का सहयोग नहीं कर सकता, वह वह जागीरदार के जमींदार बनने के लायक नहीं है। फिर भी जब इसकी मृत्यु होती है तो इसको जागीरदार बना दिया जाता है, क्योंकि अब बड़ा बेटा रहता है हाजी कौन, शेरशाह सूरी। तो यहाँ पर जब वो बहार खान लोहानी के नेतृत्व में आता है, बहार खान लोहानी के अंडर में जब काम करने लगता है, बहार खान लोहानी के जब नौकरी करने लगता है वहाँ, तो एक बार बहार खान लोहानी के साथ, कब, किसके साथ, बहार खान लोहानी के साथ ये एक बार शिकार पे जाता है। और जब शिकार पे जाता है तो शिकार के दौरान क्या होता है कि बहादुरी के साथ एक शेर को अपने तलवार से मार डालता है। और इसी बहादुरी को देख करके कौन, बहार खान लोहानी इसको शेर खान की उपाधि देता है। कौन, किसकी उपाधि, शेर खान की उपाधि देता है। तो यहाँ पे देखिए कि शेर खान उपाधि इसको कहाँ से मिलती है, बहार खान लोहानी के द्वारा मिलती है। कहाँ से, बिहार के सूबेदार बहार खान लोहानी से। तो ये याद रखिएगा। इस कभी कभी क्वेश्चन में बनता है कि इसको शेर खान की उपाधि किसने दी थी, तो बहार खान लोहानी ने इसको शेर खान की उपाधि दी थी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है कि 21 अप्रैल 1526 को जब ये यहाँ से जब इसकी क्या होती है उपाधि, जब इसको मिल जाता है, किसको, शेर खान की उपाधि मिलती है, उसी समय 21 अप्रैल 1526 को क्या होता है कि बाबर मुगल वंश की स्थापना कर रहा होता है। 21 अप्रैल 1526 कौन सा डेट है ये, पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध कब होता है, 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। मैंने ये आपको बाबर के वीडियो में बताया था। तो पानीपत के प्रथम युद्ध जो होता है 21 अप्रैल 1526 को, तो उसमें क्या करता है कि बाबर इब्राहिम लोदी को मार देता है और मुगल वंश की क्या करता है, स्थापना करता है। जब मुगल वंश की स्थापना होती है उसी समय बहार खान लोहानी क्या करते हैं, बहार खान लोहानी अपने आप को मोहम्मद शाह की उपाधि देते हैं। किसकी उपाधि, मोहम्मद शाह की उपाधि अपने आप को देते हैं। और अपने आप को दक्षिण बिहार का स्वतंत्र राजा घोषित करते हैं। कहाँ का, दक्षिण बिहार का स्वतंत्र राजा घोषित करते हैं। क्यों, क्योंकि उस समय इसकी इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो जाती है। तो इब्राहिम लोदी की मृत्यु होने के बाद ये स्वतंत्र हो जाते हैं, क्या, किसी के अंडर में नहीं रहते हैं। कौन, बहार खान लोहानी। और अपने आप को क्या करते हैं, स्वतंत्र राजा घोषित करते हैं। अपना कौन, बहार खान लोहानी अपने आप को स्वतंत्र राजा घोषित करते हैं। और कौन सी उपाधि धारण करते हैं, तो मोहम्मद शाह की उपाधि धारण करते हैं। इसके बाद जौनपुर किला, जब यहाँ से जब मोहम्मद शाह की उपाधि धारण करते हैं तो इनके बाद क्या होता है कि बहार खान लोहानी को ईर्ष्या होने लगता है। किससे, ईर्ष्या होने लगता है, नफरत होने लगता है शेरशाह सूरी से। किससे, शेरशाह सूरी से नफरत होने लगता है। और नफरत होने का कारण ये रहता है क्योंकि ये विख्यात होने लगता है, या इसका नाम होने लगता है, जब ये विख्यात होने लगता है, जब इसका नाम फैलने लगता है शेरशाह सूरी का, क्योंकि एक कुशल योद्धा रहता है। तो किसको, बहार खान लोहानी को इससे नफरत होने लगती है। जब बहार खान लोहानी को इससे नफरत होने लगती है, किससे, शेरशाह सूरी से, तब शेरशाह सूरी क्या करते हैं कि जौनपुर के मुगल सूबेदार यानी कि बाबर के सूबेदार रहते हैं, मुगल सूबेदार रहते हैं, बाबर के काल के सूबेदार रहते हैं, बाबर के काम करते हैं सूबेदार। तो मुगल सूबेदार जुनैद बरसाल की मदद लेकर के क्या करते हैं कि मुगल सेना में भर्ती हो जाते हैं। कौन, शेरशाह सूरी मुगल सूबेदार, ये नाम याद रखिएगा, जुनैद बरसाल की मदद से मुगल सेना में कौन भर्ती होते हैं, शेरशाह सूरी मुगल सेना में भर्ती होते हैं। और वहाँ पर 29 जनवरी 1528 को शेरशाह सूरी चंदेरी के युद्ध में बाबर की तरफ से युद्ध करते हैं। और चंदेरी का युद्ध किसके साथ हुआ था, तो चंदेरी का युद्ध हुआ था मेदिनी राय के साथ हुआ था चंदेरी का युद्ध। तो चंदेरी के युद्ध में ये किसकी तरफ से, बाबर की तरफ से युद्ध करते हैं, बाबर के तरफ से युद्ध का नेतृत्व करते हैं। और उस समय क्या होता है कि शेर खान होते हैं, शेरशाह सूरी होते हैं, शेरशाह सूरी मुगलों की जो युद्ध पद्धति होती है वो अच्छी तरह से सीख जाते हैं। और युद्ध पद्धति जब वो सीख जाते हैं अच्छी तरह से, तो मुगल को भी छोड़ देते हैं। मुगल को भी छोड़ कर क्या चले जाते हैं, वापस बहार खान लोहानी के यहाँ चले जाते हैं। और बहार खान लोहानी के यहाँ दोबारा काम करने लगते हैं। लेकिन उससे पहले इस युद्ध में एक महत्वपूर्ण बात ये क्या रहता है कि
29 जनवरी 1528 को जो चंदेरी का युद्ध होता है, इसमें महत्वपूर्ण बात ये रहता है कि शेर खां एक महत्वपूर्ण कथन बोलते हैं, महत्वपूर्ण वाक्य बोलते हैं, और क्या बोलते हैं कि अगर सौभाग्य ने मेरा साथ दिया और भाग्य मेरा मित्र हुआ तो मैं मुगलों को एक दिन भारत से निकाल दूंगा। कौन कहते हैं? शेरशाह सूरी कहते हैं। इसके पश्चात वो जब बहार खान लोहानी के इस युद्ध के पश्चात वो कहाँ चलते हैं? बहार खान लोहानी के पास चले जाते हैं, और बहार खान लोहानी की उसी समय 1528 में क्या होती है? मृत्यु होती है। और जब बहार खान लोहानी की मृत्यु होती है तो कहा जाता है कि ये अपने उस साम्राज्य पर, किस पर? दक्षिण बिहार के साम्राज्य पर आधिपत्य करने के लिए, कौन? शेरशाह सूरी आधिपत्य करने के लिए दक्षिण बिहार के साम्राज्य पर, इनकी मृत्यु के बाद, बहार खान लोहानी की मृत्यु के बाद उनकी विधवा पत्नी दुद्दू बेगम से क्या करते हैं? विवाह कर लेते हैं। दुद्दू बेगम से विवाह करके क्या करते हैं कि अपने आप को स्वतंत्र दक्षिण बिहार का सूबेदार घोषित करते हैं। कहाँ का? दक्षिण बिहार का स्वतंत्र सूबेदार घोषित कर देते हैं अपने आप को। उसके बाद 1530 में, तो 1530 से पहले एक घटना और होता है, और ये जो हजरत आला की जो उपाधि इनको मिलती है, हजरत आला की उपाधि कब मिलती है? तो 1529 में मिलती है। कब? किस तरह से, किस युद्ध में? तो बंगाल के शासक रहते हैं नुसरत शाह को पराजित करके, कौन? शेरशाह सूरी। 1529 में नुसरत शाह को पराजित करके शेरशाह सूरी, 1529 में इनको हजरत ए आला की, कौन सी उपाधि? हजरत ए आला की उपाधि मिलती है। तो ये क्वेश्चन कभी कभी बनता है कि हजरत ए आला की उपाधि शेरशाह सूरी को कब मिलती है? तो 1529 में मिलती है। और किससे युद्ध करते हैं 1529 में? तो नुसरत शाह, बंगाल के शासक उसमें रहते हैं नुसरत शाह, तो बंगाल के शासक नुसरत शाह से युद्ध करते हैं। तो उस युद्ध में ये विजय हो जाते हैं। नुसरत शाह को पराजित करके हजरत ए आला की उपाधि क्या करते हैं? धारण करते हैं। कौन? शेरशाह सूरी। तो आपको दो उपाधि देखने को मिल गया, शेर खां और हजरत ए आला। और ये उपाधि आपको बता दिया कि ये उपाधि अब्बास खां शेरवानी ने दी थी, और ये धूल में खिला फूल का उन्होंने कहा था। अभी शेरशाह बाकी है। शेरशाह की उपाधि इनको किस तरह से मिलती है, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। तो 1530 में, कब? 1530 में शेर खां क्या करते हैं कि चुनार के किलेदार, चुनार का किला, वही चुनार का किला जिस पर प्रथम घेरा और दूसरा घेरा पड़ता है, जिसके बारे में मैंने आपको हुमायूं के काल में बताया था कि प्रथम घेरा जो 1532 में पड़ता है और दूसरा घेरा जो 1538 में पड़ता है। तो वही चुनार के किले पर 1530 में, कब? 1530 में कौन आते हैं? शेरशाह सूरी आते हैं, और ताज खां जिनकी मृत्यु हो चुकी होती है। तो ताज खां की विधवा पत्नी लाड मलिका, किससे? लाड मलिका से विवाह करके चुनार के किले पर अधिकार कर लेते हैं। चुनार के किले पर अधिकार करते हैं, तभी तो 1532 में हुमायूं आते हैं और क्या करते हैं? चुनार के किले पर घेरा डालते हैं। और घेरा डालते हैं तो क्या होता है कि संधि हो जाता है 1532 में। और संधि होने के दौरान क्या होता है कि मैंने आपको बताया था कि उनका एक जो पुत्र रहता है शेरशाह सूरी का पुत्र कुतुब खां, तो कुतुब खां को क्या करते हैं? हुमायूं के नेतृत्व में भेज देते हैं, और उसकी हुमायूं की सेवा में भेज देते हैं 500 सैन्य टुकड़ियों के साथ। तो यहाँ पर उनका एक पुत्र का नाम बताया था कुतुब खां, ये याद रखिएगा, कुतुब खां। हालांकि उनका कोई जिक्र नहीं आगे जाकर के, क्योंकि वह आगे जाकर क्या करते हैं? आत्महत्या कर लेते हैं अपने पिता के कारण ही। ठीक है। तो इसके बाद 1538 में भी चुनार का दूसरा घेरा कब पड़ता है? तो 1538 में चुनार का दूसरा घेरा पड़ता है, वहाँ पे भी संधि होता है हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में। तो ये दोनों क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि चुनार के किले पर ये अपना आधिपत्य कब करते हैं? तो 1530 में। पहला क्वेश्चन, कौन? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी चुनार के किले पर अपना आधिपत्य कब करते हैं? तो पहला क्वेश्चन ये बनता है। शेरशाह सूरी को देखिए कि आप जहाँ भी देखिएगा ये विधवा से विवाह कर रहे हैं। विधवा से विवाह क्यों करते हैं? क्योंकि विधवा से विवाह इसलिए करते हैं क्योंकि इनको साम्राज्य रखा मिल जाता है, क्योंकि किसी से युद्ध करना नहीं पड़ता है, युद्ध करने के लिए कोई रहता नहीं है। और ये महिलाएं, लाडी मलिका, यहाँ पर तो कौन थी? दुद्दू बेगम। तो ये दोनों महिलाएं थी, तो ये विधवा से विवाह करके अपना साम्राज्य बनाते चलते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे? दक्षिण बिहार पहला साम्राज्य बनाए, वहाँ का स्वतंत्र सूबेदार बन गए। फिर क्या करते हैं? चुनार के किले पर अधिकार करते हैं, और यहाँ से विवाह करते हैं किससे? लाड मलिका, जो विधवा पत्नी रहती हैं किसकी? ताज खां की विधवा पत्नी लाड मलिका। तो यहाँ पे क्वेश्चन नहीं बनता है कि लाड मलिका किसकी विधवा पत्नी थी? तो ताज खां की विधवा पत्नी थी कौन? लाड मलिका। तो चुनार के किले पर अधिपत्य कौन कब करते हैं? 1530 में शेरशाह सूरी 1530 में करते हैं। और चुनार के किले पर प्रथम घेरा कब पड़ता है? तो 1532 में कौन करता है? हुमायूं करते हैं। और 1500 जब द्वितीय घेरा कब पड़ता है? तो द्वितीय घेरा पड़ता है 1538 में। कब? 1538 में। 1532 में पहला और 1538 में दूसरा घेरा। ये याद रखिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जाता है। VVI क्या है? इंपॉर्टेंट है, VVI है। इसके बाद 1539, 32 हो गया, 38 हो गया, फिर 1539 में क्या होता है? 26 जून 1539, 1539, 1539 में चौसा का युद्ध। कौन सा युद्ध? चौसा का युद्ध होता है। इससे पहले क्या होता है कि ये जो शेरशाह सूरी हैं बंगाल जाते हैं।
इसी युद्ध से पहले, चौसा के युद्ध से पहले 1538 में ही, चौसा के युद्ध से पहले 1538 में ये क्या करते हैं कि बंगाल जाते हैं। अब बंगाल के एक शासक रहते हैं मोहम्मद शाह से युद्ध करके उन्हें पराजित करके वहाँ से बंगाल से लौट करके क्या करते हैं कि ये चुनाव यहाँ पर चौसा के युद्ध के लिए चौसा की जगह पर आकर के रुके रहते हैं। कहाँ? गंगा नदी के किनारे चौसा की जगह पर रुके हुए रहते हैं। और उसके बाद हुमायूं इस युद्ध को शांत करने के लिए, कौन से युद्ध को? बंगाल के युद्ध को शांत करने के लिए, क्योंकि वहाँ युद्ध भड़का करके शेरशाह सूरी यहाँ बीच रास्ते में आकर के चुनार के किले के पास, जौनपुर के पास आकर रुके रहते हैं चौसा के युद्ध के लिए। और जब हुमायूं उधर से लौटते हैं उत्तरापथ की दिशा से, जौनपुर और आगरा के बीच में पड़ता था चौसा, तो वहाँ से जब लौटते हैं हुमायूं तो चौसा का युद्ध होता है। बीच रास्ते में ही हुमायूं को घेर लिया जाता है। किनके द्वारा? शेरशाह सूरी के द्वारा 26 जून 1539 को। जब शेरशाह सूरी इनको घेर लेते हैं, किनको? हुमायूं को घेर लेते हैं, तो हुमायूं के साथ यहाँ पर इनको युद्ध करने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचता है। और इनके साथ जब यहाँ हुमायूं के साथ यहाँ पे युद्ध होता है तो हुमायूं अपनी जान बचाने के लिए अपने घोड़े के साथ गंगा नदी में क्या करते हैं? कूद जाते हैं। और जब गंगा नदी में कूदते हैं तो इनकी जान किसने बचाई थी? तो निजाम भिश्ती नामक एक व्यक्ति ने किसकी? हुमायूं की जान बचाई थी। और हुमायूं की जान बचाने के साथ क्या कहते हैं कि आधे दिन के लिए इनको राजा बनाया गया था। कहाँ का? आगरा का। इसके बाद एक युद्ध और होता है सूरजगढ़ का युद्ध। सूरजगढ़ का युद्ध कब होता है? 1534 में। अब यहाँ से शेर खां और किसके साथ? बंगाल मोहम्मद शाह के साथ युद्ध होता है। तो मैंने आपको बताया था कि 1534 में एक युद्ध होता है बंगाल मोहम्मद शाह के साथ, 1534 में। तो 1534 में युद्ध करने के बाद ही 1539 में चौसा का युद्ध होता है। ठीक है, तो शेर साहब पहले 1534 में ये युद्ध करके आते हैं। कौन? किससे? बंगाल के शासक मोहम्मद शाह से युद्ध करके आते हैं और 1539 में चौसा का युद्ध करते हैं। इसके बाद 1540 में 17 मई 1540 ये युद्ध काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि 17 मई कन्नौज का युद्ध और बेलग्राम का युद्ध। तो क्वेश्चन बनता है कि कन्नौज का युद्ध या बेलग्राम का युद्ध कब हुआ था? कभी कभी आपको क्वेश्चन मिलेगा कन्नौज का युद्ध कब हुआ था, बेलग्राम का युद्ध कब हुआ था? तो 17 मई 1540 को कन्नौज और बेलग्राम का युद्ध हुआ था। ये डेट याद रखिएगा क्योंकि डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। युद्ध में डेट ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, डेट बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं युद्ध के लिए, तो डेट खास करके याद रखिए। तो हुमायूं और किसके बीच? शेर खां के बीच हुआ था, शेरशाह सूरी के बीच हुआ था। और यहाँ भी क्या होते हैं? हुमायूं पराजित होते हैं और पराजित होने के बाद भारत छोड़कर कहाँ चले जाते हैं? सिंध चले जाते हैं। और जब भारत छोड़कर सिंध चले जाते हैं तो इनका जो निष्कासित जीवन है भारत से, ये मैंने आपको हुमायूं के काल में बताया था। तो जब 1540 से 1545 का काल है, यानी कि जो 5 साल का काल है, वो किनका है? 5 साल का काल ये शेरशाह सूरी का है। किनका? शेरशाह सूरी का, क्योंकि हुमायूं तो रहते हैं बाहर में। तो शेरशाह सूरी भारत पर किस तरह से, दिल्ली पर किस तरह से अपना आधिपत्य करते हैं, अपना समाज का विस्तार करते हैं, ये 5 साल के अंदर हमको ये जानना है। क्योंकि इस 1540 में क्या होता है? सूर्यवंश की स्थापना होती है और मुगल वंश का खत्म होता है। तो सूर्यवंश की स्थापना कब होती है? 1540 में होती है। तो इनका राज्याभिषेक कब होता है? किनका? शेरशाह सूरी का राज्याभिषेक 10 जून 1540 को। 17 मई 1540 को कन्नौज और बेलग्राम का युद्ध होता है और 10 जून 1540 को इनका राज्याभिषेक होता है। और इनको जो शेरशाह की उपाधि मिलती है, चौसा के युद्ध में इनको शेरशाह की उपाधि, यानी कि जब ये हुमायूं को हरा देते हैं, हुमायूं को पराजित करते हैं चौसा के युद्ध में, तो हुमायूं को पराजित करने के बाद ये शेरशाह की उपाधि धारण करते हैं और अपने आप को पहले ही स्वतंत्र राजा हिंदुस्तान का घोषित कर चुके होते हैं इसी युद्ध के दौरान। यानी कि ये अपना पहला राज्याभिषेक हालांकि 39 में ही करते हैं, चौसा के युद्ध में करते हैं। ये इनका दूसरा राज्याभिषेक होता है, लेकिन ये डेट के साथ इनका ये याद रखिएगा कि इनका राज्याभिषेक कब हुआ था। तो यही डेट याद रखिए, 10 जून 1540 को। और शेरशाह की उपाधि इनको किस युद्ध के दौरान मिलती है? तो शेरशाह की उपाधि इनको मिलती है 1539 के चौसा युद्ध के दौरान। 26 जून 1539 के चौसा युद्ध के दौरान इनको शेरशाह की उपाधि मिलती है। तो आपको सारी उपाधि यहाँ से समझ में आ गई। शेर खां हो गया, हजरत आला, शेरशाह और हैदर द्वितीय की उपाधि। ठीक है, इनका राज्याभिषेक 10 जून 1540। इसके बाद आता है 1541 में। कब? 1541 पाटलिपुत्र का नाम बदल के क्या रखते हैं? पटना रखते हैं। तो क्वेश्चन बनता है कि पाटलिपुत्र का नाम बदल के पटना किसने रखा था? तो पाटलिपुत्र का नाम बदल के पटना किसने रखा था? शेरशाह सूरी ने रखा था पाटलिपुत्र का नाम बदल के पटना। कब? 1541 में, 1541 में। इसके बाद इनका साम्राज्य विस्तार, इसके बाद ये अपना साम्राज्य विस्तार करना शुरू करते हैं। कब? 1541 अपना साम्राज्य विस्तार शुरू करते हैं। और इनका साम्राज्य विस्तार, बंगाल का विद्रोह, बंगाल में हालांकि विद्रोह तो इनका 1534 से चलता आ रहा है मोहम्मद शाह के समय में, लेकिन 1541 में क्या होता है कि जो बंगाल के शासक रहते हैं मोहम्मद शाह, उनकी मृत्यु हो चुकी होती है। और जब मृत्यु हो जाती है उनकी, तो खिज्र खां क्या करता है कि अपने आप को बंगाल का स्वतंत्र शासक घोषित करता है। और खिज्र खां जब इसका फ़ायदा उठाना चाहता है, कब? जब इनकी मोहम्मद शाह की मृत्यु हो जाती है,
तो खिज्र खां यहाँ का फायदा उठाना चाहता है, कहाँ का, बंगाल का फायदा उठाना चाहता है और अपना को स्वतंत्र राजा जब घोषित करता है तो ये क्या करते हैं, शेरशाह सूरी यहाँ आते हैं और खिज्र खां को क्या करते हैं, कैद कर लेते हैं, कैदी बना लेते हैं। और यहाँ पर 19 जनपदों का 19 जनपदों में बंगाल को विभक्त करते हैं, 19 जनपदों खंडों में विभक्त करते हैं, 19 राज्यों में विभक्त करते हैं, जनपदों यानी कि राज्यों में विभक्त करते हैं और यहाँ पर अधिपत्य कर लेते हैं, कहाँ पर, बंगाल पर। इसके बाद उनका दूसरा अधिकार आता है मालवा विजय। मालवा पर विजय करते हैं कब, 1542 में। मालवा पर विजय करते समय किससे युद्ध करते हैं, कादिर शाह, यानी कि कादिर शाह इनका उपनाम क्या था, मल्लू खां। मल्लू खां पर आक्रमण करते हैं कब, 1542 में मालवा विजय। मालवा पर आक्रमण करते हैं, कादिर शाह से युद्ध करते हैं और कादिर शाह से युद्ध करके मालवा पर अधिकार कर लेते हैं। इनके बाद इनका दूसरा युद्ध क्या रहता है, तीसरा, रायसीन पर आक्रमण। रायसीन पर आक्रमण कब करते हैं, तो 1543 में रायसीन पर आक्रमण करते हैं। और रायसीन पर आक्रमण की एक महत्वपूर्ण घटना ये रहती है कि रायसीन के एक जो राजा रहते हैं, राजपूत राजा रहते हैं, कौन, पूरनमल जो रहते हैं, राजपूत राजा रहते हैं रायसीन के, वो क्या करते हैं कि जो मुस्लिम महिलाएं रहती हैं, मुस्लिम महिलाओं पर अत्याचार काफ़ी ज़्यादा करते हैं, कौन, रायसीन के राजा पूरनमल। तो अत्याचार करने के कारण जब ये खबर शेरशाह सूरी को मिलती है, तो ऐसा कहा जाता है कि जब ये खबर शेरशाह सूरी को मिलती है तो वो क्या करते हैं कि वहाँ आते हैं रायसीन में और युद्ध करते हैं और पूरनमल को क्या करते हैं, युद्ध में पराजित करते हैं और 1543 में क्या करते हैं, रायसीन पर आक्रमण करके उसको अपने अधिकार में ले लेते हैं और पूरनमल की क्या करते हैं, हत्या कर देते हैं। इसके बाद आता है 1543 में 1545 में घटना घटती है, कौन सा, तो कुतुब खां की आत्महत्या। कुतुब खां क्या करते हैं कि यहाँ पर अपने पिता के कारण आत्महत्या करते हैं। पिता से वो पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो जाते हैं क्योंकि जो इसके पिता रहते हैं वो कहीं छल कपट अंधविश्वास ये सब जो करते रहते हैं, तो अपने पिता से ना खुश होकर के कौन, कुतुब खां आत्महत्या कर लेते हैं। कब, 1543 में आत्महत्या कर लेते हैं। इसके बाद कौन सा होता है, मारवाड़ा विजय। मारवाड़ा विजय महत्वपूर्ण बन जाता है, क्यों, इनमें एक शेरशाह सूरी एक कथन बोलते हैं और मारवाड़ा विजय कब हुआ था, तो 1544 में, यानी कि 1544 में मारवाड़ा विजय हुआ था। और यहाँ पर काफ़ी टाइम तक ये घेरा डाले हुए रहते हैं, लेकिन घेरा डालने के बावजूद भी कोई ना इधर से आक्रमण होता है, ना मारवाड़ा के किले से कोई आक्रमण करते हैं, कोई राजा आक्रमण करते हैं। और काफ़ी टाइम तक ये यहाँ काफ़ी टाइम बिताते हैं, कहाँ, मारवाड़ा में ये काफ़ी टाइम बिताते हैं। और काफ़ी टाइम बिताने के बाद इनका मारवाड़ा में विजय तो होता है, ये जीत तो जाते हैं, लेकिन काफ़ी टाइम बीत जाता है। और जब काफ़ी टाइम बीत जाता है तो शेरशाह सूरी कहते हैं कि मैं मुट्ठी भर ज्वार के कारण मैंने पूरा हिंदुस्तान खो दिया। तो ये किस कारण कहते हैं, ये इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर टाइम बहुत ज़्यादा बीत जाता है, बहुत समय बीत जाता है। जितना समय ये बिता देते हैं उतने समय में तो ये काफ़ी ज़्यादा राज्य जीत सकते थे, क्योंकि हर जगह ये युद्ध कर रहे हैं और जीतते ही जा रहे हैं। देख रहे हैं कि बंगाल पे विद्रोह किया, मालवा विजय किए, रायसीन पे आक्रमण किया, तो इस तरह से वो अपना साम्राज्य का विस्तार बस करते ही जा रहे थे। लेकिन जब ये मारवाड़ा पे आते हैं तो ये रुक जाते हैं और यहाँ पर बस घेरा डाले रहते हैं और खड़े रहते हैं। और घेरा डालने के बाद ये काफ़ी टाइम के बाद ये यहाँ पर अधिपत्य तो करते हैं मारा पर, लेकिन बहुत टाइम बीत जाता है। और बहुत टाइम बीतने का कारण ये कहते हैं कि मैं मुट्ठी भर ज्वार के कारण पूरा हिंदुस्तान छोड़ दिया। तो ये क्वेश्चन कभी बनता है कि मैं मुट्ठी भर ज्वार के कारण मैं पूरा हिंदुस्तान छोड़ दिया, यह कथन किसका है। आपको कोई ऑप्शन में दे देगा शेरशाह सूरी, तो ऑप्शन में शेरशाह सूरी क्या होंगे, सही होंगे। अगर शेरशाह सूरी नहीं हुए तो गलत। इसके बाद कलिंजर का अभियान। कलिंजर का अभियान ये भी महत्वपूर्ण बनता है, क्योंकि कलिंजर के अभियान में क्या होता है, शेरशाह सूरी की मृत्यु होती है। और कलिंजर का अभियान कब होता है, 1545 में। कब, 1545 यानी कि 1545 में कलिंजर का अभियान होता है। और कलिंजर के उस समय राजा कौन रहते हैं, कीरत सिंह। तो ऐसा कहा जाता है कि कलिंजर के अभियान में जब कीरत सिंह कोई आक्रमण नहीं करते हैं अपनी तरफ से, कोई उनका युद्ध का रिप्लाई नहीं करते हैं, तो यहाँ पे भी क्या करते हैं कि कलिंजर पर ये काफ़ी टाइम तक पहले घेरा दिए हुए रहते हैं, कौन, शेरशाह सूरी। और घेरा देने के बाद कलिंजर के जो राजा रहते हैं कोई रिप्लाई नहीं करते युद्ध का, तो ये दोबारा में क्या करते हैं कि 22 मई 1545 को, कब, 22 मई 1545 को, यानी कि 1545 में शेरशाह सूरी क्या करते हैं कि बारूद बरसाने का ऐलान करते हैं, बारूद को बरसाने का आदेश देते हैं। और जब बारूद की बरसात जब की जाती है तो एक किला के दीवार से, पहले जो किले बनते थे तो किला के आगे भी ऊंचे ऊंचे दीवार बनाए जाते थे, तो किला के दीवार से टकरा करके एक बारूद लौट आता है और वापस बारूद के जो तहखाने रहते हैं, बारूद जो जहाँ पे रखा हुआ रहता था, तो बारूद के पास वहीं पे एक
टकरा करके वापस आता है और बारूद की घेरों में जाकर के मिल जाता है ढेर में, और वहाँ पर एक भयंकर विस्फोट होता है। और उस विस्फोट में क्या होता है कि शेरशाह सूरी भी बुरी तरह से घायल हो जाते हैं, और घायल होने के बाद क्या होती है, उनकी मृत्यु हो जाती है। उनकी तत्काल मृत्यु कब हो जाती है? 22 मई 1545 को ही इनकी तत्काल मृत्यु हो जाती है इसी युद्ध में। किस में? कलिंजर अभियान में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद क्या होता है कि शेरशाह का मकबरा कहाँ बना हुआ है? तो शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार में बना हुआ है, ये आपको पता है। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम बिहार, जो इनके पिता के द्वारा दी गई जागीर थी। पिता के द्वारा जो इनकी दी गई जागीर थी, कहाँ थी? सासाराम बिहार में इनका मकबरा बनाया गया है, दफनाया गया है। शेरशाह के उत्तराधिकारी कौन कौन होते हैं? तो शेरशाह के उत्तराधिकारी होते हैं जलाल खां। जलाल खां जो इनका, जब जलाल खां और आदिल खां, इनके दो पुत्र थे, जलाल खां और आदिल खां। लेकिन जब इनकी मृत्यु हुई थी तो कहा जाता है कि जब इनकी मृत्यु हुई थी तो इनका कोई भी बेटा इनके पास नहीं था, और जो पहले पहुंचता है उसको यहाँ का उत्तराधिकारी बनाया जाता है, इनका उत्तराधिकारी घोषित कर दिया जाता है। तो सबसे पहले कौन पहुँचते हैं? जलाल खां। जलाल खां क्या है? छोटे बेटे हैं, और बड़े बेटे कौन थे? आदिल खां थे। तो सबसे पहले छोटे बेटे पहुँचते हैं, जलाल खां पहुँचते हैं। तो जलाल खां जो है अधिपत्य उत्तराधिकारी बनते समय, यानी कि जब अधिकार करते समय, राजा बनते समय, ये इस्लाम शाह की उपाधि, किसकी उपाधि? इस्लाम शाह की उपाधि धारण करते हैं, और इस्लाम शाह के नाम से ये गद्दी पर विराजमान होते हैं 1545 से 1553 तक। आदिल खां जो हैं, आदिल खां 1553 से 1557 तक शासन इनका रहता है। लेकिन इनका एक भतीजा भी रहता है, कौन? इनकी मृत्यु हालांकि पहले ही होती है, 1553 तक इनकी मृत्यु हो जाती है, और इनका एक भतीजा रहता है, कौन रहता है? सिकंदर सूर। सिकंदर सूरी इनका भतीजा रहता है, किसका? आदिल शाह का, आदिल खां का। तो वो आगरा और दिल्ली पर अधिपत्य करते हैं। इनके मदद से आगरा और दिल्ली पर कौन? सिकंदर सूर अधिपत्य करते हैं। और 1555 में जो युद्ध होता है, यानी कि 1555 में किससे? सिकंदर सूर का युद्ध किससे होता है? हुमायूं से होता है। हुमायूं क्योंकि दिल्ली पर अधिकार करने के लिए 1555 में लौट रहे होते हैं, और सिकंदर सूर से ही युद्ध करके वो 1555 में क्या करते हैं? दोबारा से मुगल वंश की क्या करते हैं? नींव रखते हैं, मुगल वंश की स्थापना करते हैं। तो द्वितीय मुगल वंश के संस्थापक कौन बनते हैं? हुमायूं बनते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन बनता है कि द्वितीय मुगल वंश के संस्थापक कौन बने? हुमायूं बने। और शेरशाह सूरी की एक बात क्या थी कि शेरशाह सूरी जब तक 47 जनपदों में अपना साम्राज्य का विस्तार, 47 जनपदों में 47 राज्यों में कर चुके होते हैं, 47 खंडों में अपने साम्राज्य का विस्तार कर चुके होते हैं, कौन? शेरशाह सूरी। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे याद रखें कि हुमायूं की जब युद्ध होती है 1545 में, तो यह किस वंश की द्वितीय अफगान वंश है, तो द्वितीय अफगान वंश के किस शासक को पराजित करके दोबारा से मुगल वंश की स्थापना करते हैं? तो सिकंदर सूर को परास्त करके क्या करते हैं? दोबारा से मुगल वंश की स्थापना करते हैं। द्वितीय अफगान वंश का अंतिम शासक कौन था? सिकंदर सूर ही रहते हैं द्वितीय अफगान वंश के अंतिम शासक। तो द्वितीय अफगान वंश यहाँ से क्या होता है? समाप्त हो जाता है। तो द्वितीय अफगान वंश का प्रथम शासक शेरशाह सूरी, और द्वितीय अफगान वंश का अंतिम शासक कौन होता है? सिकंदर सूर। ये याद रखिएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि सूरवंश का क्या होता है? साम्राज्य समाप्त हो जाता है। कब? 1555 में सूरवंश का साम्राज्य समाप्त हो जाता है। तो आपको उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो कहानी है शेरशाह सूरी की, आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। इस कहानी को आपको समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी, कोई काफ़ी सरलता से आप समझ गए होंगे इसके बारे में, शेरशाह सूरी के बारे में। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले कि आपको वीडियो कितना पसंद आया। आपके लाइक से हमें पता चलता है कि आपको वीडियो कितना अच्छा लगा। आपके देखने से पता चलता है कि आपको वीडियो कितने अच्छे लगे, आप किस तरह से लाइक कर रहे हैं। इससे लाइक और डिसलाइक से हमें पता चलता है कि आपको वीडियो कितना अच्छा लग रहा है। कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कितना अच्छा लगा है। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।